नमस्कार, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता। देखो टॉपिक दर टॉपिक हम इसका शॉर्ट में उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये डिटेल स्टडी नहीं होती है, केवल आपको एक हिंट्स दिए जाते हैं कि इस तरह का आपको टॉपिक के अंदर ये चीज़ें आपको समझनी है और बाकी आपको डिटेल में तो ऑफलाइन क्लासों में और आपको बुक्स के द्वारा ही समझना पड़ेगा। मार्केट में जो किताबें उसमें अवेलेबल है आपको खरीदनी है। आप क्लासें कब लगे कब नहीं लगे इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन नवंबर में संभावित है कि आपकी क्लासें लगेगी, तो उस दौर में हम जब पढ़ेंगे आमने सामने तो उसके डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक सामान्य टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है और आप चाहते हो कि मैं घंटे 2 घंटे में इसको समेट लूँ तो उसकी संभावना बहुत कम है, वो असंभव होगा। आप लोगों के साथ में धोखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाए और फिर आप कुछ समझ में भी नहीं आए, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन से ही पढ़ना है तो फिर कॉलेज में एडमिशन कौन लेगा। सब चीज़ें क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे ही आपको उपलब्ध है। तो यूट्यूब से कोई बहुत बड़े कोई ज्ञान मिले ऐसी भी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, आपको एक शॉर्ट में आपको एक गाइडेंस जो है वो जरूर मिल जाता है और सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। और हाँ ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को कुछ न कुछ तो जानकारी मिले, लेकिन जो फिजिकल रूप से हम जब क्लासों में अप्रेंस होते हैं क्योंकि उसमें हम एक दूसरे जैसे आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आप क्या प्रश्न करोगे, हम क्या उत्तर देंगे। न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास में, न संस्थानों के पास में है, ठीक है, कि हम इस तरह से आपको आमने सामने होकर के उसका अध्ययन करें, ठीक है। जब मतलब हमारी क्लासें लगेगी उसके बाद में हम उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे और आप निश्चिंत रहे कि भले वो यह टॉपिक समझा दिया गया हो, जब आपकी क्लासें लगेगी तो उसमें फिर से इस टॉपिक को समझाया जाएगा, ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है, वहाँ की लिपि है, वहाँ का जो मकान कैसे बने, सड़कें कैसी बनी हुई थी, ये एक सामान्य टॉपिक है। अब हम समझ रहे हैं कि जैसे कि वहाँ की कृषि व्यवस्था, लोगों का जीवन किससे चलता था। आज भी हमारे भारत देश में देख लो, लोगों के पास में या तो वो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, सेवा जिसको कहते हैं, या वो दूसरा कोई व्यापार। कृषि और पशुपालन हमेशा साथ में चलते हैं, हमें ये समझना है। कृषि करने वाला पशुपालन जरूर करता है, या पशुपालन जो भी व्यवसाय लोग व्यक्ति करता है वो कृषि से जरूर जुड़ा होता है, ठीक है। और फिर एक है व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के द्वारा, तो जैसे कि उस दौर में भी लोग कृषि का काम भी करते थे और कृषि काम में मतलब जो जिस तरह से वहाँ से हमें खुदाई में जो अवशेष मिले उस अवशेषों के आधार पर, जैसे कि कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुताई की हुई खेत का साक्ष्य है। मिश्रित खेती के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आज भी हमारे देश के अंदर मिश्रित खेती होती है। जैसे कि आपने चना जो होता है, चने के साथ में सरसों की बुआई कर दी, ठीक है, गेहूं और जौ कई बार साथ साथ, और इस तरह से ये जो मिश्रित खेती है। अब उस दौर में क्या क्या फसलें होती थी, तो वो दौर में जो चीज़ें जो हमें वहाँ से मिली है उस दौर के आधार पर हमें मतलब गेहूँ है कि वो चावल है कि सरसों है कि जिस भी दाने मिले हैं, जौ है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह की जो अनाज है उस अनाज का उत्पादन जो है वो उस दौर में होता था, ठीक। और इसके अलावा जैसे पशुपालन है, तो पशुओं में भी जो है वो जो हमें पशुओं की आकृति के लिए मोहरों के रूप में है या अन्य जगह चित्रों में जो मिली है उस तरह से पशुपालन किया जाता था। और बाकी व्यापार वाणिज्य देश के अंदर भी होता था और देश के बाहर भी होता था, विदेशों के साथ भी हमारे संपर्क थे। तो ये व्यापार वाणिज्य यानी उनकी जो आजीविका मुख्य साधन थे उसमें पशुपालन था, खेती थी और व्यापार वाणिज्य था। नमस्कार।